जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण में एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है पढ़ रहे हैं। कौन सा टॉपिक? वर्ण विचार का टॉपिक। यानी वर्णमाला कहूं तो एक ही बात है, इसे वर्णमाला क्यों कहते हैं इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी बेसिक चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हम गलतियां क्या करते हैं। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं दोस्तों, हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि उसका सिलेबस उठाते हैं। सिलेबस उठाया और क्या करते हैं, उसमें टॉपिक देखते हैं। ये संधि का टॉपिक है, ये समास का टॉपिक है, ये हमारा उपसर्ग का टॉपिक है, ये हमारा प्रत्यय का टॉपिक है। और उसे क्या करते हैं, एक टॉपिक को चूज करते हैं और उससे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। लो भाई, आज से संधि का क्या शुभारंभ कर दिया। लो भाई, आज से तो समास को पढ़ना स्टार्ट कर दिया, उपसर्ग को पढ़ना स्टार्ट कर दिया, संधि को यानी संज्ञा को पढ़ना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, हमें ये नहीं पता कि कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना चाहिए, कौन सा उसके बाद पढ़ना चाहिए और कौन सा उसके बाद पढ़ना चाहिए। क्योंकि हिंदी का जो प्रत्येक टॉपिक होता है वो कोरिलेटेड, जिसे हम कहते हैं, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। हम मैथ कर रहे हैं या गणित पढ़ रहे हैं तो हमें उसका बेसिक नहीं पता। जैसे हमें पहाड़े नहीं आ रहे, हमें वर्ग और वर्गमूल नहीं आ रहे, घन और घनमूल नहीं आ रहे, तो क्या हम मैथ कर पाएंगे? अगर हम फिर भी मैथ करने की कोशिश कर रहे हैं ना, अगर हमें पहाड़े भी नहीं आए, हम मैथ को पढ़ रहे हैं, हम मैथ में क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। ठीक उसी प्रकार हमें ये नहीं पता कि वर्ण विचार क्या है, वर्णमाला क्या है, फिर हम संधि कर रहे हैं। हमें ये नहीं पता ये वर्ण विचार क्या है, हम समास को पढ़ रहे हैं। हमें ये नहीं पता कि ये वर्ण क्या है, हम क्या करते हैं, शब्द शुद्धि को पढ़ रहे हैं। ये हमारी गलती है। दोस्तों, पहली बात तो ये कि हिंदी में कोई भी टॉपिक पढ़ें आप, कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हो तो उससे पहले आपको ये जो टॉपिक है, वर्ण विचार का टॉपिक है, ये पढ़ना चाहिए। ये बेसिक टॉपिक है, एक नींव का कार्य करता है। जब नींव मजबूत हो जाती है तब आप उस पर कितनी भी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपने नींव को ही मजबूत नहीं किया तो आप यानी आपने वर्ण विचार को ही नहीं पढ़ा तो आपको कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। यानी आप संधि का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसमें आप नाम ले रहे हैं कि संधि में दो वर्णों का मेल हो रहा है, वर्णों में परिवर्तन हो रहा है। अब आपको ये नहीं पता कि ये वर्ण क्या है, अब आपको ये भी नहीं पता कि स्वर क्या है, आपको ये नहीं पता कि व्यंजन क्या है। संधि में एक व्यंजन और व्यंजन मिल जाते हैं, स्वर और स्वर मिल जाते हैं। अब आपको ये नहीं पता स्वर क्या है। तो इसलिए आपको सबसे पहले कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए? वर्ण विचार का टॉपिक पढ़ना चाहिए। दोस्तों, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे डिटेल से पढ़ेंगे, पूरा विस्तृत पढ़ेंगे। और कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, हिंदी व्याकरण में कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम किसी एक वैकेंसी को मद्देनज़र रखते हुए, ऐसा नहीं है कि हम किसी रीट को हमने मद्देनज़र रखा और एसआई को मद्देनज़र रखते हुए इन टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं करेंगे। हम पूरी व्याकरण पढ़ेंगे, यानी पूरा डिटेल से। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो, यहाँ से आपने पढ़ लिया, वो आपके लिए पर्याप्त रहेगा। आप चाहे कोई भी एग्जाम दो और उसमें हिंदी आ गया तो यहाँ से आपको सब कुछ मिलेगा। दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। पहले मैं बेसिक बता देता हूँ कि हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, हिंदी व्याकरण में कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। पहला टॉपिक हमारा रहेगा कौन सा? वर्ण विचार। वर्ण विचार। दोस्तों, इस वर्ण विचार में हम अध्ययन करेंगे एक स्वर का और व्यंजन, स्वर और व्यंजन। वर्ण विचार में हम पढ़ेंगे स्वर और व्यंजन को पढ़ेंगे और इसके बाद हम पढ़ेंगे शब्द विचार। कौन सा? शब्द विचार। दोस्तों, शब्द विचार में हम क्या करेंगे, कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। इस शब्द विचार में अधिकांश जो टॉपिक हैं हिंदी व्याकरण के, वो इसमें क्लियर हो जाते हैं। कौन कौन से टॉपिक हो जाते हैं? जैसे उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा, आपने सिलेबस में दिया हुआ होगा, तत्सम, तद्भव और हमारा देशज और विदेशज। ये टॉपिक इसमें पढ़ेंगे हम, विदेशज।
और अनुकरणात्मक और संकर शब्द उत्पत्ति के आधार पर और भी होते हैं, वो भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। इसके बाद हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे उस पर मैं बता देता हूँ। शब्द विचार में, यानी ये तो हो गए उत्पत्ति के आधार पर, कौन कौन से, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। एक होता है प्रयोग के आधार पर, एक होता है संरचना और रचना के आधार पर, यानी शब्दों की संरचना, बनावट कैसी है या रचना कैसी है, उसके आधार पर भी टॉपिक होते हैं। जैसे रूढ़ है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द, ये भी हम शब्द विचार में ही पढ़ेंगे। और इसके बाद में हम प्रयोग के आधार पर पढ़ते हैं विकारी और अविकारी शब्द। हाँ सर, ये नाम तो सुन रखा है लेकिन हमें पता नहीं है विकारी क्या है, अविकारी क्या है। जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे तब मैं डिटेल से बताऊंगा कि क्या होते हैं विकारी और अविकारी। विकारी में जैसे आपने टॉपिक सुन रखा होगा, संज्ञा। हाँ सर, सुन तो बहुत रखा है लेकिन समझ में नहीं आया कभी। संज्ञा का टॉपिक है, सर्वनाम का टॉपिक है, क्रिया का टॉपिक है और विशेषण का टॉपिक है। दोस्तों, क्रिया के टॉपिक में हम काल का टॉपिक यहीं पढ़ लेंगे। काल क्रिया के टॉपिक में ये पढ़ते हैं हम विकारी शब्द, यानी प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक होता है विकारी और अविकारी। विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अविकारी में कौन कौन से टॉपिक आते हैं? अविकारी में जैसे क्रिया, विशेषण, अव्यय। अव्यय जो होता है, यानी अव्यय जो टॉपिक होता है वो इसमें पढ़ेंगे। अव्यय अविकारी में, अव्यय में जैसे क्रिया, विशेषण, अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, वो सब किसमें हम चर्चा करेंगे? अव्यय के टॉपिक में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे? इसके बाद शब्दों के अर्थ के आधार पर शब्द भेद, यानी अर्थ के आधार पर शब्द जो हम पढ़ते हैं, जैसे विपरीतार्थक शब्द जिसे हम विलोम कहते हैं, एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, समानार्थक शब्द, प्रायवाची वगैरह हम किस में पढ़ लेंगे? शब्द विचार में ही पढ़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद हम टॉपिक पढ़ेंगे, ये शब्द विचार कंप्लीट होने के बाद हम जो तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे, कौन सा पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे वाक्य विचार। वाक्य विचार, वाक्य विचार में कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे? वाक्य विचार में हम टॉपिक पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य, संरचना, रचना या बनावट के आधार पर वाक्य। दोस्तों, एक बार मैं डिटेल बता रहा हूं कि हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अर्थ के आधार पर हमने वाक्य पढ़ लिए, और इसके बाद हम संरचना, रचना या बनावट के आधार पर वाक्य, जैसे संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य। हाँ सर, ये तो नाम हमने सुन रखा है, वही इसमें पढ़ेंगे वाक्य विचार में। तो आपने सुन रखा नहीं है, अगर सुन भी रखा है तो आपको, अगर आप पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा और कभी भी नहीं भूलोगे आप। कोई भी टॉपिक यहाँ से आपने पढ़ लिया तो आप दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी आपको। किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और उसमें हिंदी का कोई भी टॉपिक आ गया तो आपको दोबारा तैयारी करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। आइए चलते हैं वाक्य विचार में और कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। वाक्य विचार में हम टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे? संरचना और रचना के आधार पर पढ़ लिया। इसके बाद आता है क्रम के आधार पर वाक्य। क्रम के आधार पर वाक्य कौन से होते हैं? कृत्रिवाच्य होता है, क्रमवाच्य होता है, जैसे भाववाच्य होता है, जिसे वाच्य टॉपिक कहते हैं। वाच्य, जिसे हम क्या कहते हैं? वाच्य टॉपिक, वाच्य। तो वाच्य इसी में पढ़ेंगे वाक्य विचार में। दोस्तों, मैं बता दूं कि आप हम एक टॉपिक पढ़ते हैं वाक्य शुद्धि। जब हम इतना सारा वाक्य विचार में इतना सारा हम पढ़ेंगे कि क्रम के आधार पर, संरचना या रचना के आधार पर या अर्थ के आधार पर, तो लगभग हमारे वाक्य क्लियर हो जाते हैं, वाक्य शुद्धि। और वैसे भी हम इसमें वाक्य शुद्धि का टॉपिक पढ़ लेंगे। इसके बाद यानी वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार के बाद में हम क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम पढ़ेंगे संधि, समास। यानी वर्ण विचार के बाद में अगर हम संधि पढ़ेंगे तो भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ण विचार के बाद भी हम संधि पढ़ सकते हैं। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये टॉपिक इसमें रहेंगे। संधि का, समास का, उपसर्ग का, प्रत्यय का। और इसके बाद जैसे लिंग का टॉपिक है, लिंग, वचन,
जैसे कारक चिन्ह का टॉपिक है, कारक चिन्ह, कारक चिन्ह। जैसे आपका और टॉपिक रहता है विराम चिन्ह, विराम चिन्ह का टॉपिक है, वो भी हम पढ़ेंगे। और इसके बाद जैसे निपात का टॉपिक है, यानी एसआई में जैसे पूछा निपात, और एक पक्ष का टॉपिक है पक्ष, और एक आता है वृत्ति का टॉपिक, ठीक है। और कई टॉपिक बच जाते हैं, जैसे मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, वो आपको याद करने होंगे। एक अच्छी किताब लाइए, उसमें मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, पर्यायवाची शब्द होते हैं, वो क्या करने होते हैं, याद करने होते हैं। वैसे हमें अगर टाइम मिला तो हम इस पे भी हम चर्चा कर लेंगे। और मोस्ट जो होते हैं पर्यायवाची और विलोम शब्द और ये जो हमारे लोकोक्तियां, मुहावरे, उनको भी हम पढ़ लेंगे, ठीक है दोस्तों। ये तो हमारी बेसिक चर्चा हुई कि हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, हिंदी व्याकरण में कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, उन पे हमने चर्चा की है। और अब हम स्टार्ट करते हैं वर्ण विचार। हमारा जो टॉपिक है कौन सा, वर्ण विचार। आज यहाँ पे थोड़ा कोहरा छाया हुआ है, तो ये बोर्ड पे थोड़ी नमी के कारण ये रफ नहीं हो रहा है। चलो कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों समझते हैं ये वर्ण विचार। वर्ण विचार में वर्ण क्या है ये हमें पता होना चाहिए, और इसको वर्णमाला क्यों कहते हैं ये हमें पता होना चाहिए। वर्ण विचार टॉपिक पढ़ने से पहले अभी मैं ऐसा स्टार्ट नहीं कराऊंगा कि वर्ण के दो भेद होते हैं, एक होता है स्वर होता है, एक व्यंजन होता है, वो तो बात की बात है। पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि आखिर वर्ण क्या है। वर्ण का हमें पता ही नहीं है, हम पढ़ने जा रहे हैं, स्वर को पढ़ रहे हैं, व्यंजन को पढ़ रहे हैं, आखिर वर्ण का तो पता होना चाहिए ना। वर्ण, ये जो वर्ण है ये क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं, अभी आपके पास आवाज आ रही है, अभी आप सुन रहे हैं, चाहे ईयरफोन लगा के सुन रहे हैं, चाहे सीधा सुन रहे हैं। दोस्तों ये जो आवाज आ रही है, ये जो ध्वनि आ रही है आपके पास, इस ध्वनि का जो लिखित रूप है ना, इस ध्वनि का लिखित रूप, छोटे से छोटा लिखित रूप, वो क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। आइए समझते हैं। जैसे मैंने कुछ लिखा, राम आम खा रहा है। जैसे मैंने लिखा राम आम खा रहा है, तो ये एक ध्वनि हुई, आपके पास आया कि राम आम खा रहा है। तो इसे क्या हम वर्ण कहेंगे? नहीं, वर्ण नहीं कहेंगे, क्योंकि ये इसका और भी छोटा रूप हो सकता है कि ध्वनि का सबसे छोटा लिखित रूप, इसका और भी छोटा रूप। जैसे मैं एक रहा भी तो मैंने बोला है, ये भी तो एक ध्वनि है, ये भी एक लास्ट ध्वनि है। इसके बाद ये ध्वनि आ रही है रहा, और इसका भी छोटा रूप हम कर सकते हैं र की तो ध्वनि है, और इसका भी छोटा रूप हो सकता है र में से ए निकल गया है, र में ए स्वर था वो बाहर निकल गया है। ये कैसे बाहर निकला है और ए स्वर ही था या फिर आ था, क्या था, वो हम आगे चर्चा करते हैं। पहले हमें समझना है कि र में से ए निकल गया है। अब इसको छोटा कर सकते हैं। अगर ये हलंत हो गया, इसका मतलब इसमें कोई स्वर नहीं है, ये स्वर रहित है। अगर कोई भी व्यंजन जैसे क है, इसको हलंत कर दिया, इसका मतलब इसमें कोई स्वर नहीं है,
अब ये स्वर रहित है, अब ये क्या बन गया है, वर्ण बन गया है दोस्तों। ध्यान रखना, इसे कहते हैं हम वर्ण। इसे क्या कहते हैं, वर्ण। कौन सा, रे और ए, रे और ए को क्या कहते हैं, वर्ण। ये जो सबसे भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, ये जो हमने आवाज बोली र अ, अब ये लास्ट आवाज है। अब इसके और ज़्यादा टुकड़े भी नहीं कर सकते और छोटा भी नहीं बना सकते। यानी मैंने जो ध्वनि आवाज़ निकाली है, उस आवाज़ का सबसे छोटा लिखित रूप, जब तक बोला है र तब तक तो ये ध्वनि है, तब तक क्या है, ये ध्वनि है। जब इसको लिख दिया है, हमने नोट डाउन कर दिया है, र जैसे लिख दिया है, ये वर्ण बन जाता है। ये क्या हो जाता है, वर्ण। और वर्ण से क्या बनता है, ये हमारा अक्षर। वर्ण से क्या है, अक्षर कहेंगे। और इसे क्या कहेंगे, इसे शब्द कहेंगे। और इसे हम क्या कहेंगे, राम आम खा रहा है, ये वाक्य है। और वाक्य मिलके हमारी क्या बना लेते हैं, एक भाषा बना लेते हैं। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई कहें तो वर्ण है। वर्ण से अक्षर, अक्षर से शब्द, शब्द से हमारा वाक्य, और वाक्य मिलके हमारी क्या बना लेते हैं, भाषा। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। यानी मुख से जो आवाज निकलती है, उस ध्वनि का लिखित सबसे छोटा रूप जो होता है, वो क्या होता है, वर्ण होता है। ठीक है, वर्ण, वर्ण के बाद अक्षर, अक्षर के बाद शब्द, शब्द के बाद वाक्य, और वाक्य से भाषा। और क्रम भी पूछा जाता है कि भाषा के अंगों का सही क्रम, भाषा के अंगों का सही क्रम क्या होता है। पहले वर्ण होता है, वर्ण के बाद अक्षर होता है। कई यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, अक्षर क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा, एक बार ध्यान रखें। वर्ण, वर्ण के बाद अक्षर, और अक्षर शब्द, और शब्द से वाक्य, और वाक्य से भाषा। समझ में आई बात। ऐसा समझ लीजिएगा, ये परिवार में छोटा सा बच्चा है, फिर उनके पापा जी हैं, फिर बच्चे के दादाजी हैं, फिर परदादा जी है, और ये हमारा पूरा परिवार भाषा बन गया। यानी ये जो छोटा बच्चा है, सबसे छोटा बच्चा, इससे छोटा और कुछ नहीं है। अभी इसकी शादी नहीं हुई, इसके बच्चे नहीं हुए हैं, तो सबसे छोटा यही है, ये वर्ण कहलाता है। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई, आपको समझ में आ गया होगा, मैं ये समझा रहा हूँ कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, जिससे और छोटा कुछ नहीं हो सकता, वो क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। अब कई कंफ्यूज हो रहे हैं यहाँ पे अक्षर पे। अक्षर, कई ज्ञानी लोग हैं ना, उनको मैं बता दूं, अक्षर का मतलब होता है, ए का मतलब नहीं, क्षर का मतलब क्षरण। जिस ध्वनि का क्षरण नहीं होता वो अक्षर कहलाता है। जिस ध्वनि का क्षरण नहीं होता, तो ये भी अक्षर है, अक्षर कह सकते हैं। इस ध्वनि का क्षरण नहीं हो रहा, र और र, इसमें भी ध्वनि का क्षरण नहीं हो रहा, लेकिन र और हा में अलग अलग ये ध्वनि टूट गई है, इसे अक्षर नहीं कहेंगे। इसे अक्षर कहेंगे, इसे भी अक्षर ही कहेंगे वैसे तो। लेकिन हमें इतना ही समझना है, इतना डिटेल में न जाते हुए, वर्ण है, वर्ण से हमारा अक्षर बनता है, अक्षर से शब्द बनता है, और शब्द से हमारा वाक्य बनता है, और वाक्य से हमारी बनती है भाषा। आशा करता हूं समझ में आया होगा। अब यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि ध्वनि और वर्ण क्या है, ध्वनि और वर्ण क्या है, कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई आपसे पूछा जाए, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, तो आपको करना है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है, तो आपको ध्वनि करना है। क्योंकि ध्वनि पहले हमें बोली, हमने ध्वनि जैसे ही रे बोला उसके बाद ही तो लिखा है। तो आपसे पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, मौखिक का मुख में एक प्रत्यय लगने से एक मौखिक बना है, जैसे मुख है, कैसे एक लगा वो बाद की बात है। मुख यानी मुख में एक लगता है तो मौखिक बनता है, मौखिक। यानी भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, यानी मुंह से बोली जाने वाली इकाई, वो तो ध्वनि हो गया। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, जिस ध्वनि को हमने लिख दिया है, वो क्या बन जाती है, वर्ण। ये ध्यान रखना है। और सीधा आपसे पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। दोस्तों, समझ में आया होगा। अब इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि वर्ण क्या है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, और हमने जो आवाज निकाली, उस आवाज का लिखित रूप, सबसे छोटा लिखित रूप क्या है, वर्ण कहलाता है। दोस्तों, अब एक बात और है, मैं बता देता हूं आपको।
एक बार आपको समझना है, लिखना नहीं है। मैं कह दूं आपको, एक बार समझना है, लिखना नहीं है। मैं आपको क्रम वाइज डिटेल से लिखवा दूंगा, ठीक है। मैं आपको आराम से, हम इसकी परिभाषा भी लिखेंगे और मोस्ट जो पॉइंट होते हैं उनको भी हम नोट डाउन करेंगे। लेकिन पहले समझना है कि वर्ण है क्या, फिर उसके बाद हमें पढ़ना है, फिर उसके बाद हमें लिखना है। लिखना इसलिए ताकि हम कभी भी उसका रिवीजन करें तो हमें याद आ जाए, ठीक है। तो एक नाम आया है वर्णमाला। वर्णमाला का मतलब है वर्णों की माला। और वर्ण कौन से हैं? तो हमारे जैसे ए है, आ है, ई है, ई है, ऊ है, ऊ है, री, ए, ऐ, ओ, औ। और इसके बाद जैसे क, ख, ग, घ, ग, च, छ, और ऐसा करके हम य तक लिखते हैं। वर्णमाला का मतलब है कि वर्णों की माला, जो पूर्व निर्धारित निश्चित क्रम हो गया है, जिसका, जिन वर्णों का, जिन ध्वनि चिन्हों का, जिन वर्णों का पूर्व निर्धारित, पहले निर्धारित हो चुका है निश्चित क्रम। निश्चित क्रम कैसे कि ए के बाद आ आएगा, आ के बाद ई आएगा, ई के बाद बड़ी ई आएगी, ये निश्चित हो चुका है। हम इसमें अब फेरबदल नहीं कर सकते कि आ को हम पहले लिखेंगे, फिर ए को लिखेंगे, फिर री को लिखेंगे और हम कहेंगे वर्णमाला। ये गलत है। यानी पूर्व निर्धारित, पहले ख को पहले, क को पहले लिखना है तो लिखना है, उसके बाद ख को लिखना है, उसके बाद ग को लिखना है, क ख ग। अब अपन क्या कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते कि ग को मैं तो पहले लिखूंगा और उसके बाद ज्ञ को लिखूंगा। इसे ज्ञ कहते हैं। ज्ञ ज्ञ क्यों कहते हैं वो हम बाद की बात है, मैं बताऊंगा आपको। च के बाद छ आएगा, छ के बाद जय आएगा, झ आएगा। हम इसमें फेरबदल नहीं कर सकते। इनको अगर हमने क्रमबद्ध लिख दिया, पूर्व में निर्धारित जो क्रम हो गया, निश्चित क्रम हो गया, उसको हमने जैसा था वैसा लिख दिया और इसको हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। पूर्व निर्धारित जो निश्चित क्रम है, उस क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। दोस्तों आपको समझ में आएगा। जैसे आपने नाम सुना होगा कि फूलों की माला। फूलों की माला यानी जिसमें फूल पंक्ति में लगे हुए हैं और निश्चित क्रम में लगे हुए हैं। जैसे लाल फूल है, उसके बाद दो हरे फूल आ गए, फिर लाल फूल आ गया, फिर पीला फूल आ गया, इस प्रकार फिर लाल फूल आ गया। ये जो निश्चित क्रम है, ऐसा तो नहीं है कहीं लाल डाल दिया, कहीं पीला डाल दिया, कहीं पे कुछ भी डाल दिया, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। माला में एक निश्चित क्रम होता है, तो उस निश्चित क्रम को हम क्या कहते हैं? माला कहते हैं। जैसे वो फूलों की होती है, फूलों की कतार होती है तो फूलों की माला, यहाँ पे वर्णों की कतार होगी तो उसे कहते हैं वर्णों की माला। ये आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। अब इसे हम नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। पहले लिख लेते हैं, फिर इसके बारे में और ज़्यादा हम समझते हैं। दोस्तों वर्ण विचार की परिभाषा लिखें। परिभाषा 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 में लिखें, आप साथ साथ में लिखते रहें। मुख से जो आवाज, मुख से जो आवाज निकलती है उस ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। उस ध्वनि के लिखित रूप को, दोस्तों यहाँ पे मैंने नाम लिखा है लिखित। अगर मौखिक आ जाए तो ध्वनि हो जाएगा। यानी परिभाषा है वर्ण विचार की, मुख से जो आवाज निकलती है उस ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। दोस्तों यहाँ ध्यान देना, मैंने रू ये वाला गुंडी वाला लिखा है और एक रू ये वाला होता है। सर जी ये अलग अलग होता है क्या? बिल्कुल होता है, ठीक है। यही तो हमें पता नहीं है कि ये भी अलग होता है क्या। ये रू बड़ा हो गया, इसमें ऊ छोटा मिला हुआ है, इसमें ऊ ये वाला मिला हुआ है और इसमें ऊ ये वाला मिला हुआ है। जैसे रुपया नाम लिखेंगे तो इसमें रू ये वाला है। ये हम जब
कंप्लीट आप वर्ण विचार पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हमने बहुत सारी गलतियां हैं, वो हम जितनी करते थे वो अब हमें पता चला है और हम ऐसी गलतियां दोबारा नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये भी रू छोटा होता है और इसमें रू बड़े वाला मिला हुआ है, ये घुंडी वाला जो रू होता है। ठीक है, जैसे रूपा में ये वाला रू, और रुपया में ये छोटे वाला रू। चलिए, मुख से जो आवाज निकलती है उस ध्वनि के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। दूसरी बात, वर्ण सदैव अखंडित होते हैं। क्या होते हैं? अखंडित का मतलब समझ रहे हैं ना? अखंडित का मतलब जिसके खंड नहीं है, ए मतलब नहीं है, खंड जिसके, ए नहीं मतलब नहीं है जिसके खंड, यानी जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। वर्ण सदैव अखंडित होते हैं। वर्ण सदैव क्या होते हैं? अखंडित होते हैं। और तीसरी बात आप लिखें, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। आपसे पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। और तीसरी बात, चौथी बात आप लिखें, वर्णों के पूर्व निर्धारित निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। आशा करता हूं समझ में आया होगा। जितना हमने पढ़ा है उसको हमने नोट डाउन किया है। कैसे कि मुख से जो आवाज़ निकलती है उस ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण सदैव अखंडित होते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है, सबसे छोटी इकाई यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, अखंडित होते हैं, इसको भी अंडरलाइन कर रहा हूँ। वर्णों के पूर्व निर्धारित निश्चित क्रम को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ये आपको समझ में आया होगा कि वर्ण आखिर क्या है। ये बात आपको भली भांति समझ में आई होगी। अगर नहीं आई तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, सर जी हमें समझ में नहीं आया, तो मैं फिर से प्रयास करूंगा आपको समझाने का। लेकिन आप इस वीडियो को दोबारा देखिए तो भी समझ में आ जाएगा। एक बार फिर से देखेंगे, 2 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा आखिर जाएगा कहाँ। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि वर्णों के भेद कितने हैं, अब इस भेद पे चलते हैं कि वर्णों के आखिर भेद कितने हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, वर्णों के 2 भेद हैं। वर्णों के 2 भेद हैं। वर्ण जो है इनके 2 भेद हैं। 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। ये जो वर्ण होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं उन पे हम चर्चा करते हैं कि 2 प्रकार आखिर कौन कौन से होते हैं। एक होता है दोस्तों, ध्यान रखिए, एक होता है स्वर, एक होता है स्वर और एक होता है हमारा व्यंजन। कौन सा? व्यंजन। ये ध्यान रखें, वर्णों के 2 भेद होते हैं, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। स्वर कौन से होते हैं इस पे हम चर्चा कर लेते हैं कि स्वर कौन से होते हैं। स्वर होते हैं हमारे ए, आ, ई, उ। पहले आपको भी साथ में लिखते रहना है, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है, ये हमारी क्या है? स्वर है। और व्यंजन कौन से हैं? व्यंजन हम कहेंगे कै से लेके, अब देखो हलंत कर रहा हूं मैं, इसको क्या कर रहा हूं? हलंत कर रहा हूं। अगर मैं ऐसा लिख दूं क, तो इसका मतलब इसमें स्वर मिला हुआ है, ये अलग कहाँ हुआ? इसमें जैसे मैं लिख दूं का, तो इसका मतलब इसमें आ स्वर मिला हुआ है, आ वाला ये वाला स्वर मिला हुआ है, तो ये अलग कहाँ हुआ? ठीक है, तो इसको क्या करना है? हलंत करना है, तभी ये व्यंजन कहलाएगा। कै से लेके मैं है तक लिखूं, है तक, तो ये सारे व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, और इसमें क्षत्रज्ञ श्रय को क्यों छोड़ दिया आपने, वो भी हम चर्चा करते हैं। पहले मैं जितना पढ़ाऊँ उसको आप ध्यान से देखते जाइएगा और साथ में नोट डाउन भी करें जब मैं कहूँ। स्वर ए से लेके औ तक, व्यंजन कै से लेके है तक। क्षत्रज्ञ उनको मैंने एक बार छोड़ दिया है, क्यों छोड़ दिया है उस पर भी आपको पता चल जाएगा मैंने क्यों छोड़ा है। ठीक है, अब पढ़ते हैं स्वर।
ये सारे के सारे क्या है, ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है, दोनों अलग अलग प्रकार हो गए। जैसे ये तो स्वर हो गए, ये व्यंजन हो गए, वर्णों के अलग अलग नाम दे दिए। एक तो स्वर का भाग हो गया, एक व्यंजन का भाग हो गया, दो भाग हो गए। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम स्वर को डिटेल से कि स्वर आखिर क्या है। पहले स्वर को पढ़ेंगे, स्वर की बातें हो जाएगी जब कंप्लीट, फिर हम व्यंजन को पढ़ेंगे। जब हम व्यंजन को कंप्लीट पढ़ लेंगे तो हमारे जो ये वर्ण विचार का टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बने रहिएगा मेरे साथ, आगे चलते हैं। आज थोड़ा ओस की वजह से समस्या तो हो रही है, लेकिन दोस्तों अब आप हेडिंग डालिएगा स्वर। पहले हम स्वर पढ़ेंगे। हमने पहले पढ़ा देखा है कि वर्ण क्या होते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है, लिखित इकाई होता है, और वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्ण अखंडित होते हैं। वर्णों को तो पहले हमने समझ लिया। उसके बाद हमने देखा कि वर्णों के भेद कितने होते हैं, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। हम पढ़ेंगे पहले स्वरों को, उसके बाद पढ़ेंगे व्यंजनों को, फिर दोनों को मिला के पढ़ेंगे और फिर हमारा ये जो टॉपिक है क्लियर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं, पहले आप डाल लीजिएगा स्वर, हेडिंग डालें स्वर। स्वर की परिभाषा लिखते हैं। पहले मैं बता दूं कि स्वर जब वायु हमारे जब बोलते हैं, जब वायु मुख विवर से, मैं पहले बता देता हूं आपको, फिर इसको नोट डाउन कर लेते हैं। जब वायु यानी हमारे जब बोलते हैं, जब वायु तो आती है, ऐसे तो आवाज आती नहीं है ना। जब वायु मुख विवर से, मुख विवर का मतलब ये जो हमारा मुख का जो खोखला भाग है, मुख विवर से निर्बाध रूप से, निर्बाध का मतलब होता है बिना रुकावट के, निर्बाध रूप से उच्चारण सहित बाहर निकले, कि उसका उच्चारण होना चाहिए। मैंने सीधा ध्वनि ऐसे निकाल दिया मैंने आवाज, इसमें उच्चारण हुआ क्या? उच्चारण नहीं हुआ। देखो कहीं पे भी कोई भी किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं हुई और मैंने बोल दिया आ ई उ, ये सब क्या है? ये स्वर है। कि जब वायु मुख विवर से निर्बाध रूप से कहीं पे भी रुके नहीं, कहीं पे भी नहीं रुकी। सर ऐसा क्या बोल रहे, वायु तो कहाँ रुकती है? कहीं रुकती नहीं है, रुकती है। जैसे आप बोलो कै में देखो मुख के अंग, जो मुखांग होते हैं वो टकरा रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। मुखांग क्या है? स्पर्श कर रहे हैं। जैसे कै, खे, गे, घे कर रहे हैं ना, छ, ये मुख के अंग है, वो कहीं ना कहीं स्पर्श हो रहे हैं। चाहे जिह्वा हो रही है, चाहे हमारा जो तालु है वो हो रहा है, कहीं ना कहीं स्पर्श हो रहा है। लेकिन स्वर होते हैं, उनमें किसी भी प्रकार का कोई रुकावट नहीं होती। ए, आ, ई, यानी आवाज़ है वो सीधी बाहर आ रही है, वायु है वो सीधी बाहर आ रही है, उच्चारण के साथ बाहर आ रही है। ठीक है। री है वो एक अपवाद है कि री में थोड़ा सा रुकावट हो रही है, और री को हम अपवाद मानेंगे स्वर के अंतर्गत। वैसे भी आपसे पूछा जाए ना कि शुद्ध स्वर कितने हैं, शुद्ध स्वर तो हमारे 10 ही है, लेकिन हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है, लेकिन शुद्ध स्वर कितने होते हैं? वो हमारे कितने होते हैं? 10 होते हैं। आइए हम इसको पहले परिभाषा लिख लेते हैं, फिर इस पर और डिटेल से हम चर्चा करते हैं। परिभाषा इसकी क्या है? स्वर की परिभाषा साथ साथ में लिखते रहें। परिभाषा, जब वायु मुख विवर यानी मैं मुखांग कहूं तो एक ही बात है, मुखांग, मुख विवर से निर्बाध रूप से उच्चारण सहित, जब वायु मुख विवर से निर्बाध रूप से उच्चारण सहित बाहर निकले तो उस ध्वनि को
स्वर कहते हैं। उस ध्वनि को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। यानी हमने जो समझा है वही तो लिखा है। जब वायु मुख विवर से निर्बाध रूप से उच्चारण सहित बाहर निकले तो उस ध्वनि को हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। समझ में आया? अब लिखे, हिंदी में 11 स्वर है। हिंदी में 11 स्वर है। आपसे पूछा जाए देवनागरी लिपि या हिंदी में कितने स्वर हैं, आप कहेंगे हिंदी में 11 स्वर है। और एक महत्वपूर्ण बात और लिखें कि स्वरों को क्या कहते हैं? स्वरों को एच भी कहते हैं। स्वरों, ये पूछा जाता है कि स्वरों को क्या कहा जाता है? स्वरों को अच भी कहते हैं। स्वरों को क्या कहते हैं? एच कहते हैं। अब हिंदी में 11 स्वर कौन कौन से हैं वो हम एक बार लिख लेते हैं कि हिंदी में 11 स्वर कौन कौन से हैं वो मैं बताऊं। स्वर एक है ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये जो 11 स्वर है हिंदी में है। अब इनका उच्चारण करेंगे तो वायु कहीं पे भी नहीं टकरा रही है, ए, आ, ई, री को छोड़ के। अगर आपसे पूछा जाए शुद्ध स्वर कितने हैं तो शुद्ध स्वर तो हमारे कितने हैं? 10 ही है। और ऐसा पूछा जाए कि हिंदी में स्वर कितने हैं तो 11 है, क्योंकि इसमें जो है वायु टकरा रही है, इसका उच्चारण री होता है। री अभी वर्तमान में री हो रहा है, छोटा री, जैसे ई की मात्रा मिली री। ठीक है, तो ये अपवाद स्वरूप है। ए, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, कहीं पे भी वायु है वो नहीं टकर रही, सीधी की सीधी बाहर आ रही है। ये 11 स्वर है। 11 स्वर जो होते हैं हमारे हिंदी के अंतर्गत है ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। अब पूछा जाता है व्यंजनों में कितने स्वरों की मात्रा लगती है? ये जो व्यंजन होते हैं हमारे क, ख, ग, घ, ज्ञ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, इनमें कितने स्वरों की मात्रा लगती है? इन सब में, यानी है तक मैंने लिखा है, ज्ञ तक अपन मान लेते हैं, इनमें कितने स्वरों की मात्रा लगती है? तो इसमें 10 स्वरों की मात्रा लगती है। तो ये भी एक बात नोट डाउन कीजिएगा। सॉरी, व्यंजनों में 10 स्वरों की मात्रा लगती है। हमारे जो व्यंजन है इसमें 10 स्वरों की मात्रा लगती है। 10 स्वर कौन कौन से हैं? जैसे ये ए है, ए की कोई मात्रा नहीं होती, ए उदासीन स्वर है। ऐसा पूछा जाता है कि उदासीन स्वर कौन सा होता है, उदासीन वर्ण कौन सा होता है। वर्ण भी कहें तो एक ही बात है, वर्ण का ही तो भाग है स्वर। उदासीन वर्ण कौन सा होता है? ए होता है। उदासीन स्वर कौन सा होता है? ए होता है। वो कैसे सर, इसकी मात्रा क्यों नहीं लगती? जैसे मैं लिखूं कै, ये एक व्यंजन है, कै से लेके है तक मैंने बताया। कै में जैसे ही मात्रा ए की लगी, ए स्वर लगा, तो क्या करेगा? हलंत हटेगा, सिर्फ और सिर्फ हलंत हटेगा, कोई मात्रा नहीं लगेगी, कोई फर्क नहीं आएगा। क्या कै में ए मिला हुआ है। जैसे ही मैं कै में आ मिलाऊं, आ जैसे ही मिलता है इसमें, तो इसकी मात्रा ये वाली लग जाती है, का। जैसे ही इसमें ई लगाऊं, ई, तो मात्रा क्या हो जाती है? ये वाली हो जाती है, ये लग जाती है। तो व्यंजन में सिर्फ और सिर्फ ए की मात्रा नहीं लगती, बाकी इन सब की मात्रा लगती है। जैसे ही कै में, ये कै है, कै में ये री मिला हुआ है, इसका मतलब है ये री की मात्रा होती है, इसका मतलब ये री स्वर है। अपन रे बोल देते हैं ना। जैसे मैं नाम लिख रहा हूं वृक्ष, अपन क्या कहते हैं? वृक्ष, लेकिन होता क्या है? वृक्ष। री होता है, री की मात्रा होती है। तो मैं बता दूं कि ए की मात्रा नहीं होती, ए उदासीन होता है। आ की ये वाली मात्रा होती है, किसी भी व्यंजन में लगाते हैं तो। ई की ये वाली मात्रा होती है, बड़ी ई की ये वाली मात्रा, ऊ की ये वाली, बड़े ऊ की ये वाली, और री की ये वाली मात्रा होती है। मैं आपको बता दूं, जैसे वृक्ष, जैसे हम बोलते हैं कर्षण, कर्षण, और हम इसे रे समझ लेते हैं कि ये रे है, ये क्या है? री है। कृष्ण, हम क्या बोलना चाहिए? कृष्ण। तो ये री की मात्रा होती है, ए की मात्रा एक होती है। ध्यान रखना, ये जो ए होता है इसकी मात्रा होती है, कोई भी व्यंजन है
उसमें अगर ए को मिलाना है तो इसकी मात्रा एक लग जाएगी। कैसे लग जाएगी? ऐसे लग जाएगी के। इसकी मात्रा एक मानी जाती है और इसकी मात्रा दो मानी जाती है। जैसे ही ए मिलेगा, कै में ए मिलेगा तो इसकी मात्रा दो लग जाती है। सर ये तो हमें पहले ही पता था, तो आपको और पता चल गया, और जिनको पता नहीं था उनको मैं बता दूं। जैसे मैं कहूं कि कई में कौन सा स्वर मिला हुआ है, कई में कौन सा स्वर मिला हुआ है, आप कहेंगे सर कई में तो ये वाला स्वर मिला हुआ है। ऐसा नहीं कहेंगे ये वाला स्वर मिला हुआ है। इसकी दो मात्रा नहीं होती। स्वर में तो एक ही मात्रा दिखती है, जैसे ही व्यंजन में आती है तो दो मात्रा बन जाती है। ये ध्यान रखना यहाँ पे, इस विशेष ये वाला संधि में बहुत काम आएगा ये, ठीक है। एक की मात्रा ये होती है, ऐ की मात्रा ये होती है, सॉरी हाँ, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा ये वाली होती है और औ की मात्रा ये वाली होती है। तो आपसे पूछा जाए कि हिंदी में या फिर व्यंजनों में कितने स्वरों की मात्रा लगती है, तो आप कहेंगे 10 स्वरों की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 स्वरों की मात्रा लगती है। ए की कोई मात्रा नहीं लगती, ए एक उदासीन स्वर होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, आज के लिए टाइम हो गया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको समझ में आया, आपको अच्छे से समझ में आया, तो वीडियो का कीजिएगा लाइक और कीजिएगा कमेंट और कीजिएगा इसे सब्सक्राइब करते ही एक साइड में बटन लगा हुआ है, उसे भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारे यहाँ से जो भी वीडियो आए वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए कि आपका वीडियो आ चुका है। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।